आज के निबंध का विषय है प्रदूषण, समस्या और समाधान। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपके स्क्रीन पर रूपरेखा के मुख्य जो बिंदु हैं वो आते रहेंगे। उसमें 7 बिंदु हमने रखा है। पहला प्रस्तावना, दूसरा समस्या का स्वरूप, तीसरा प्रदूषण का अर्थ, चौथा प्रदूषण के प्रकार जिसके अंतर्गत 5 प्रकार के प्रदूषणों का उल्लेख हमने किया है। पहला वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तीसरा रेडियोधर्मी प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण, पांचवा रासायनिक प्रदूषण। और पांचवा बिंदु है रूपरेखा का मुख्य प्रदूषण के कारण, और छठवां बिंदु प्रदूषण पर नियंत्रण। सातवां एवं अंतिम बिंदु है उपसंहार। आइए प्रारंभ करते हैं प्रस्तावना से। निरंतर सुख समृद्धि और वैभव की अतिशयता ने प्रकृति के अपार भंडार को खोदना आरंभ कर दिया है। इसके लिए उसने कभी पृथ्वी को खोदकर कोयला, तेल, रत्न आदि को निकाला और कभी समुद्र के अतल गर्भ में प्रवेश करके उसके जीव जंतुओं को खींचा और मोतियों को निकाला। कभी आकाश में उड़कर चंद्रलोक की यात्रा की और कभी वनों में भ्रमण करके जीव जंतुओं को मारा और वृक्षों को धराशायी किया। प्रकृति ने अपने अद्भुत निर्माण कौशल से एक को दूसरे का पूरक बनाकर संतुलन स्थापित किया, किंतु मानव ने अपने हविष्य को पूरा करने के लिए इस संतुलन को बिगाड़ दिया, जिसके फलस्वरूप अनेक नवीन समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो गई। इन्हीं समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या है पर्यावरण की समस्या। दूसरा बिंदु समस्या का स्वरूप, इस पर विचार करते हैं। हमारे भूमंडल के चारों ओर का आच्छादन ही पर्यावरण कहा जाता है। यह आच्छादन वायु का आच्छादन है। इस प्रकार पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाला वायुमंडल ही पर्यावरण कहा जाता है। वायुमंडल का निर्माण अनेक गैसों से मिलकर हुआ है, जिनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख हैं। संसार के प्राणियों के जीवन के लिए इन दोनों गैसों का अस्तित्व परम आवश्यक है और प्रकृति ने इन दोनों के निर्माण के लिए समुचित व्यवस्था की है। पशु, पक्षी, मनुष्य आदि अपने श्वास के द्वारा जिस वायु को खींचते हैं वह ऑक्सीजन होती है और जिसे बाहर निकालते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके विपरीत पेड़ पौधे जिस वायु को अंदर खींचते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जिसे बाहर निकालते हैं वह ऑक्सीजन होती है। इस प्रकार चर और अचर प्राणी अपनी श्वास प्रश्वास की क्रिया से एक दूसरे को जीवन दान निरंतर देते रहते हैं। इसी क्रम को व्यवस्थित रूप में रखने के लिए पृथ्वी के संपूर्ण धरातल के कम से कम 1/3 भाग में पेड़ पौधे का होना आवश्यक है, किंतु मानव ने अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस संतुलन को बिगाड़ दिया है। फलतः वायुमंडल में निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अनुपात बढ़ता जा रहा है। अगर यही क्रम चालू रहा तो निश्चित रूप से मानव को श्वास लेने में भी कठिनाई हो जाएगी और वह समूलतः समाप्त हो जाएगा। तीसरा बिंदु प्रदूषण का अर्थ। आइए इसे समझते हैं। स्वच्छ वातावरण में ही
जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं। वायु प्रदूषण जल एवं स्थल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य और उसके लिए लाभदायक दूसरे जंतुओं, पौधों, औद्योगिक संस्थानों तथा दूसरे कच्चे माल इत्यादि को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है। जीवधारी अपने विकास और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए एक संतुलित वातावरण पर निर्भर करते हैं। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। कभी कभी वातावरण में एक अथवा अनेक घटकों की मात्रा कम अथवा अधिक हो जाया करती है, या वातावरण में कुछ हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है। परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। चौथा बिंदु, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, या यूं कहें कि प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण की समस्या का जन्म जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ हुआ है। विकासशील देशों में औद्योगिक एवं रासायनिक कचरे ने जल ही नहीं, वायु और पृथ्वी को भी प्रदूषित किया है। भारत जैसे देशों में तो घरेलू कचरे और गंदे जल की निकासी का प्रश्न ही विकराल रूप से खड़ा हो गया है। विकसित और विकासशील सभी देशों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है जिनको मैं 5 बिंदुओं में वर्गीकृत किया हूं। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा रेडियोधर्मी प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण और पांचवा रासायनिक प्रदूषण। पहला वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। अपनी श्वसन प्रक्रिया द्वारा हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते रहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, किंतु मानव अपनी अज्ञानता और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण का मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी बहुत से रोग हो जाते हैं। इनमें फेफड़ों का कैंसर, दमा और फेफड़ों से संबंधित दूसरे रोग सम्मिलित हैं। वायु में विकिरित अनेक धातुओं के कण भी बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। शीशे के कण विशेष रूप से नाड़ी मंडल संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। कैडमियम श्वसन
विष का कार्य करता है, जो रक्तदाब बढ़ाकर हृदय संबंधी बहुत से रोग उत्पन्न कर देता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से फेफड़ों, हृदय और आंखों के रोग हो जाते हैं। ओजोन नेत्र रोग, खांसी एवं सीने की दुखन उत्पन्न करती है। इसी प्रकार प्रदूषित वायु एक्जिमा तथा मुहासे आदि अनेक रोग उत्पन्न करती है। दूसरे प्रकार का प्रदूषण है जल प्रदूषण। सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में ये पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाते हैं तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। केंद्रीय जल स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के अनुसार भारत में प्रति 1 लाख व्यक्तियों में से 360 व्यक्तियों की मृत्यु अंत्रशोथ, टाइफाइड, पेचिश आदि से होती है, जिसका कारण अशुद्ध जल है। शहरों में भी 100% निवासियों के लिए स्वास्थ्यकर पेयजल का प्रबंध नहीं है। देश के अनेक शहरों में पेयजल किसी निकटवर्ती नदी से लिया जाता है और प्रायः इसी नदी में शहर के मल मूत्र और कचरे तथा कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे देश की अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। तीसरा प्रदूषण का प्रकार है रेडियोधर्मी प्रदूषण। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणु परीक्षण के फलस्वरूप जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह प्रदूषण आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं वरन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक सिद्ध होगा। परमाणु विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर वे ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंदों का रूप ले लेते हैं और बहुत छोटे छोटे धूल के कणों के रूप में वायु के झोंकों के साथ समस्त संसार में फैल जाते हैं। द्वितीय महायुद्ध में नागासाकी तथा हिरोशिमा में हुए परमाणु बम के विस्फोट से बहुत से मनुष्य अपंग हो गए थे। इतना ही नहीं, इस प्रकार के प्रभावित क्षेत्रों की भावी संतति भी अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो गई। प्रदूषण का चौथा प्रकार है ध्वनि प्रदूषण। अनेक प्रकार के वाहन जैसे मोटर कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर, लाउड स्पीकर, बाजे एवं कारखानों के सायरन व विभिन्न प्रकार की मशीनों आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ध्वनि की तरंगे जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती है। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य के सुनने की शक्ति का ह्रास होता है और उसे ठीक प्रकार से नींद भी नहीं आती। यहाँ तक कि ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव स्वरूप स्नायु तंत्र पर कभी कभी इतना दबाव पड़ जाता है कि पागलपन का रोग उत्पन्न हो जाता है। प्रदूषण के प्रकारों में पांचवा प्रकार है रासायनिक प्रदूषण। प्रायः कृषक अधिक पैदावार के लिए कीटनाशक, शाकनाशक और रोगनाशक दवाइयों तथा रसायनों का प्रयोग करते हैं।
इनका स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आधुनिक पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि ही पहुंचा रहा है। जब ये रसायन वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों द्वारा सागर में पहुंच जाते हैं तो ये समुद्री जीव जंतुओं तथा वनस्पति पर घातक प्रभाव डालते हैं। इतना ही नहीं, किसी न किसी रूप में मानव शरीर भी इनसे प्रभावित होता है। रूपरेखा का 5वां बिंदु है प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति अपना मुंह फैलाती जा रही है। जनसंख्या में जिस तेजी के साथ विस्तार होता जा रहा है, उतनी ही तेजी से आदमी की सुविधाओं में ह्रास होता जा रहा है। रहने के लिए स्थान की भारी कमी आ रही है। खाने के लिए संतुलित भोजन उपलब्ध होना कठिन हो गया है। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण विज्ञान है। विज्ञान के आविष्कार जहां मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुए हैं, वही उनसे मानव का भयंकर अहित भी हुआ है। विज्ञान ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया है। इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, तेल आदि का प्रयोग किया जाता है। कारखानों की ऊंची ऊंची चिमनियों से दिन रात निकलने वाले धुएं की अपार राशि सारे वातावरण को दूषित करती रहती है। धुएं से सारा वातावरण कालिमामय दिखाई देता है। इसके साथ ही इन कारखानों से निकलने वाला दूषित जल जहां भी जाकर स्वच्छ जल में मिलता है, वहां का जल विषाक्त हो जाता है। बड़ी बड़ी नदियों में जहां ऐसे कारखाने का जल मिलता है, वहां बड़ी दूर तक नदियों का जल विषाक्त हो जाता है। उनमें कोई जीव जंतु जीवित नहीं बच पाता। 6वां बिंदु है प्रदूषण पर नियंत्रण। पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए विगत कुछ वर्षों से समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। औद्योगिकीकरण से पूर्व यह समस्या इतनी गंभीर कभी नहीं हुई थी और न इस परिस्थिति की ओर वैज्ञानिकों व अन्य लोगों का उतना ध्यान ही गया था। किंतु औद्योगिकीकरण और जनसंख्या दोनों ही की वृद्धि ने संसार के सामने प्रदूषण की समस्या गंभीर कर दी है। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास आवश्यक है। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी से जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड व सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इन बोर्डों ने प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं तैयार की है तथा औद्योगिक कचरे के लिए भी मानक निर्धारित किए हैं। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया है कि नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था तथा पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति भी प्राप्त करनी होगी। इसी प्रकार उन्हें धुएं
तथा अन्य प्रदूषणों के समुचित ढंग से निष्कासन और उसकी व्यवस्था का भी दायित्व लेना होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम आने वाले समय में और अधिक अच्छा एवं स्वास्थ्यप्रद जीवन व्यतीत कर सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। अंतिम बिंदु है उपसंहार। जैसे जैसे मनुष्य अपनी वैज्ञानिक शक्तियों का विकास करता जा रहा है, प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। विकसित देशों द्वारा वातावरण का प्रदूषण सबसे अधिक बढ़ रहा है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे किसी विशिष्ट क्षेत्र या राष्ट्र की सीमाओं से बात कर नहीं देखा जा सकता। यह विश्वव्यापी समस्या है, इसलिए सभी राष्ट्रों का संयुक्त प्रयास ही इस समस्या से मुक्ति पाने में सहायक हो सकता है। अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। शासन द्वारा इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें हमें भी पूरी सामर्थ्य के साथ सहायता करनी चाहिए। हम गरीब देश और प्रदेश के निवासी हैं। पर्यावरण प्रदूषण के महंगे कार्यक्रमों पर चलना हमारे लिए सरल नहीं है। यदि इन कार्यक्रमों के उत्पादन पक्ष का समावेश कर लें तो फिर हमारे लिए वह भी सुगम हो जाएगा। आज हम लोगों ने प्रदूषण, समस्या और समाधान इस निबंध को समझने का प्रयास किया। रूपरेखा के तौर पर हम लोगों ने 7 बिंदुओं पर विचार किया, जिसमें प्रस्तावना, समस्या का स्वरूप, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का प्रकार, जिसके तहत 5 बिंदु थे: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। 5वां बिंदु था प्रदूषण के कारण। 6वां बिंदु प्रदूषण पर नियंत्रण और 7वां एवं अंतिम बिंदु उपसंहार। आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका स्क्रीन पर इन रूपरेखा के समस्त बिंदु एवं अन्य संबंधित शीर्षक जो हैं इस निबंध से, वो आते रहेंगे, जिनका लाभ आप सभी उठाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।